is the most un-Islamic Islam on earth. हर कम्युनिटी के लिए उनकी जबान में प्रॉफिट वाज सेंट विद द मैसेज ऑफ गॉड एंड कुरान और बाइबल से हमको मुश्किल से 30 नेम्स मिलते हैं. उससे ज्यादा शावर का टेररिस्ट अटैक हुआ था वाज डिमांडिंग के दे बी कंडेम्ड. तो देयर वर लॉट्स ऑफ एजुकेटेड दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबरजैदी और आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार कई सारे ऐसे गंभीर संकट यानी कि हम क्राइसिस की बात करें तो उसका सामना कर रहा है, जिसमें इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी क्राइसिस है वो सबसे ऊपर है, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान चर्चा में बना हुआ है। और पाकिस्तान के सामने जो क्राइसिस है, जो संकट है, उसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जिस संकट से जूझ रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर मुक्तदार खान। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, थैंक यू वेरी मच अंबर ज़ायदी, थैंक्स फॉर फाइंडिंग मी एंड इनवाइटिंग मी. और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम. बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा के लिए समय दिया। डॉक्टर मुक्तदार खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जिन क्राइसिस को अभी फेस कर रहा है, जिस हम क्राइसिस की बात करें, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर सिक्योरिटी क्राइसिस, ऐसे में आईएमएफ के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी, उसको उससे कोई नतीजा नहीं निकला और जो आईएमएफ ने शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी थी, जिसमें जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल और डेमो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके एसेट्स को रिवील करना और जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पब्लिक करना, उसको पाकिस्तान ने नहीं माना है। आपको लगता है कि इवेंचुअली पाकिस्तान को आईएमएफ की उन शर्तों को मानना पड़ेगा और जो मिलिट्री बजट है उसमें कटौती करनी होगी, या कहीं न कहीं उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा पाकिस्तान? देखिए, मैं आईएमएफ के बारे में बताने से पहले एक ब्रीफली ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान किस किस क्राइसिस के चुंगल में फंसी हुई है. मेरी नज़र में मुझे लगता है पाकिस्तान के पास 6 मेजर क्राइसिस है. देखिए, एक क्राइसिस तो एनवायरमेंटल क्राइसिस है. अभी उनके पास इतने भयानक फ्लड्स आए. मैं एक इंडियन जो यूएस एड के नंबर 2 है, डॉक्टर गवादर, वो अभी हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, अब यूएस एड में काम करते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि ही वेंट एंड विजिटेड पाकिस्तान और वो कह रहे थे, मुख्तदर 4 घंटे तक मैं हेलीकॉप्टर में था और सिर्फ पानी नजर आ रहा था. इतना इतना पानी था वो फ्लड्स के बाद. सो द डेवस्टेशन इज अबाउट $30 बिलियन वर्थ उनकी इकोनॉमी के लिए. वो $30 बिलियन में वो 250 हवाई जहाज खरीद सकते थे. यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द डिस. तो एक एनवायरमेंटल क्राइसिस, और दिस इज अ फ्रीक्वेंट थिंग. फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में काफी हुए हैं. सो दे आर गोइंग टू फेस ये क्लाइमेट के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है. आई थिंक वो पाकिस्तान को पीरियोडिकली फेस करते रहना पड़ेगा अनलेस दे रियली प्रिपेयर फॉर इट. तो एक क्राइसिस उनकी एनवायरमेंटल क्राइसिस है. दूसरी उनकी सिक्योरिटी क्राइसिस है और ये सिक्योरिटी क्राइसिस काफी गंभीर है. आपने सुना होगा कि इंडियन डिफेंस डॉक्ट्रिन में 2.5 फ्रंट्स की बात होती थी, यानी 2.5 फ्रंट्स यानी इंडिया, चाइना और जो इंसर्जेंसी थी कश्मीर में. पाकिस्तान के लिए भी अब 2.5 प्लस हाफ कह सकते हैं आप. दे हैव बोथ देयर बॉर्डर्स विच आर फॉर देम वेरी टेंस, यानी इंडिया का बॉर्डर और अफगानिस्तान का बॉर्डर. और फिर उसके बाद उनके पास जो डोमेस्टिक इंसर्जेंसीज हो रही हैं बलूचिस्तान में एज वेल एज टीटीपी को लेकर. सो दीज आर सीरियस क्राइसिस. उनके जो दूसरे है सिस्टेमिक भी प्रॉब्लम्स है. मिसाल के तौर पे उनकी अजीब सी गवर्नमेंट है. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन मिलिट्री का इतना
मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट रोल है पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी, उसकी इकोनॉमी में दखल देता है। तो इस तरह से उनके पास ये तो 3 उनके मेजर क्राइसिस है और सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान के इज़ दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि वेदर इट वांट्स टू बी अ लिबरल डेमोक्रेसी। इट्स लाइक सेइंग कि व्हेन आई ग्रो अप व्हाट विल यू बी? जब मैं बड़ा होऊँगा तो मैं लिबरल डेमोक्रेसी बनूंगा या बड़ा होकर मैं एक इस्लामिक स्टेट बनूंगा। इस बात पे वो कंसेंसस अभी तक हासिल ही नहीं कर सके। तो आधी सोसाइटी एक तरफ खींचती है पाकिस्तान को, दूसरी सोसाइटी दूसरी तरफ खींचती है। तो उससे द कंट्री लिटरली बीइंग टोर्न अपार्ट बाय दीज फोर्सेस। तो इस तरह के ये जो क्राइसिस है ये एक दूसरे को कंपाउंड करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को इतनी अहमियत दी है कि इट सीम्स टू हैव बिकम देयर रेज़ॉन d'être, यानी उनके वजूद का मकसद ही कश्मीर ऐसा लगता है कि हर चीज़ जी, की वजह से वो डोमिनेट करता है। तो ना तो डेवलपमेंट पे प्रोग्रेस है, ना एजुकेशन पे प्रोग्रेस है। तो ये सारी क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान रिकरेंटली फॉल्स इनटू द डेट क्राइसिस। और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ लाइक सेइंग कि आपकी माहाना इनकम 10,000 रुपए है और आपके ख्वाहिशात का बजट 30,000 है। So you are constantly borrowing to afford the lifestyle you want। और पाकिस्तान का जो खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है, दे फार मतलब उनकी हैसियत से बहुत ऊंचे हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली। तो ये जो मसला है उनका फाइनेंशियल, ये मसला सॉल्व हुए तक 2024 हो जाएगा if they जी, successfully solve it। लेकिन it doesn't mean that they will not be in trouble again। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो आईएमएफ की जो डील है, ये डील 2019 में सेटल हुई थी फॉर $6.5 बिलियन प्लस अ बिलियन, और अभी 2.5 बिलियन उसमें से बाकी है। तो ये जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं दैट इज ओनली फॉर $2.5 बिलियन जो जून तक उनको मिल सकते हैं। सो बट पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, दे नीड क्लोज टू $8 बिलियन इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टू नॉट डिफॉल्ट। फिर उसके बाद जून तक मेरे ख्याल से उनको तकरीबन 10-12 बिलियन तक चाहिए टू पे बैक वेरियस लोन्स जो जो मैच्योर होने लगेंगे। और अब उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो तो 10-12 दिन के इंपोर्ट्स के लिए रह गए। सो दे आर इन मल्टीपल फिक्सेस। और देखिए उनका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अ, जी। और उनके एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, यानी जितने एक्सपोर्ट्स कम होते जाएँगे उतना फॉरेन करेंसी डिस्प्रोपोर्शनेट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनका। जी। जी हाँ। अच्छा खान साहब मेरा सवाल एक आपसे ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो इतनी सारी क्राइसिस हैं और जो इतनी सीवियर इंटरनल प्रॉब्लम्स के बावजूद जो पाकिस्तान की पावर एलीट है, वो अपनी ही पॉलिटिकल गेम्स में एकदम पूरी तरह से डूबी हुई है और जो रूलिंग क्लास की बात करें और या मिलिट्री क्लास हो, ये सारे इसके बारे में जो अभी जनता के आवाम के जो मुद्दे हैं, महँगाई हो, बेरोज़गारी हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, कितने ही सारे जो क्राइसिस है पाकिस्तान में हो रहे हैं, उससे बिल्कुल एकदम अछूती है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, वो अपने ही गेम्स में व्यस्त हैं। ऐसा क्यों? देखिए अ, एक चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की पावर एलीट है वो ना सिर्फ़ करप्ट पैसे के मामले में है, दे आर सो करप्ट की हद ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि दे आर आल्सो मतलब उनका उनकी पैट्रियोटिज़्म भी करप्ट है। सो बेसिकली दे आर अपने ही मुल्क को वो लूट रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वियर्डेस्ट फिनोमेना दुनिया में। हम देखें कि मतलब करप्शन तो होता है, लेकिन ये इस हद तक करप्शन होता है कि दे आर रॉबिंग देयर ओन कंट्री कंसिस्टेंटली। और वो खुद जानते हैं कि कितना पाकिस्तान रूलिंग एलीट से बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान कितने गड्ढे में पड़ा हुआ है। और वे उसके बावजूद वो उसको मुसलसिल लूटते रहते हैं। नॉट ओनली दैट, उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज वो डेवलप करते हैं, वो सारे के सारे चीजें आर डिजाइन टू अलाउ देम टू रॉब देयर कंट्री। तो सो फॉर एग्जांपल अगर आप डिसाइड करते कि अरे यार हमारे शहर के लिए वी नीड ए ब्रिज। ठीक है, ब्रिज बन रहा है $10 मिलियन में, आप एक आध मिलियन चुरा लें, ठीक है, दैट इज फाइन। 10% करप्शन है, वी कैन ट्रीट दैट एज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और ब्रिज तो बन जाएगा ना।
लेकिन इनकी जो पॉलिसीज होती है ये दे डोंट डिजाइन दे डोंट बिल्ड द ब्रिज फॉर द गुड ऑफ द सिटी। ये सोचते हैं कि हम पैसे कैसा लूट सकते हैं, अच्छा चलो एक ब्रिज बनाते हैं और उसमें कहते हैं 10 मिलियन और उसमें से 50 आधा चुरा लेते हैं। तो जो प्रोजेक्ट बनता है दैट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल, वो सिर्फ लूटने के लिए बनता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ करप्शन द पाकिस्तानी एलिट पिछले 15-20 साल से जो लेकर आए। आप देखिए ये बाजवा साहब व्हेन ही रिटायर्ड, उनकी एसेट्स जो एक्सपोज हुए थे, इट्स लाइक अनबिलीवेबल, ही हैज लाइक 240 अरब या बिलियन रुपीस वगैरह कह रहे थे। इतनी पैसे कैसे आते हैं किसी फौजी के पास? यूएस जनरल्स विल नॉट हैव दैट मच, इवन दे उनकी तनख्वाहें 10 गुना ज्यादा होती हैं, फिर भी दे विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एसेट्स। इनफैक्ट जब से ये नए आसिम मुनीर साहब आए, मैं तकरीबन हर शो जब भी पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ ये डिमांड करता हूँ, और आपके शो पे भी डिमांड करता हूँ कि आसिम मुनीर साहब के एसेट्स आप बता दें हमें। दे शुड टेल अस व्हाट हिज नेटवर्थ इज टुडे, ताकि हम देखें आइंदा वो 3 साल में जब वो रिटायर होते हैं हाउ मच। और ये तो हाफिज कुरान है ना, विल सी ये होली मैन कितना करप्ट होते हैं या नहीं। बट ये जो करप्शन का जो वजह से है द एलिट और उनकी जो, बिकॉज पाकिस्तान का जो, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, यहाँ पे जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं अमेरिकन, दे आर अलाउड टू रिटेन देयर पाकिस्तानी सिटीजनशिप, तो सारे के सारे डुअल सिटीजन, तो वो बड़े फख्र से कहते हैं आई एम ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एंड इट रियली मीन्स, मतलब वो दोनों जगह वोट भी डाल सकते वो हैं। पाकिस्तान से पैसा चुराकर कनाडा, यूएस और लंदन कहीं-कहीं ले जाते हैं और आराम से ज़िंदगी बसर आपको पता करते है हैं। this appear to be more hyper nationalist than Indians, मतलब इंडियन अमेरिकन उतने नेशनलिस्ट नहीं नजर आते जितना पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान के लिए हर चीज के लिए देने के लिए तैयार हूँ, इस तरह की बातें तो बहुत करते हैं। सो आई हैव अ हुँ, फीलिंग कि ये जो कल्चर ऑफ करप्शन बन गया है, हुँ, हुँ। इट्स इज लाइक ए कल्चर ऑफ करप्शन। तो अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं अपने मुल्क के लिए, तो मैं कई आई आई नो ए जूइश डॉक्टर यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, वो 2 महीने साल में जाके गाजा में फ्री इलाज करते हैं पैलेस्टीनियंस का, बिकॉज ही फील्स गिल्टी कि इजराइल इज अब्यूजिंग देम। तो साल के 2 महीने, ही इज अ वेरी रिच डॉक्टर, ही मेक्स लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन साल के 2 महीने वो बिल्कुल जीरो इनकम पे गुजारते हैं। आई हैव नॉट सीन पाकिस्तानी अमेरिकन गोइंग बैक एंड सर्विंग देयर कंट्री, जो बातें करते हैं लॉयल्टीज हुँ, हुँ। वगैरह के। So there is a problem of I think how they are educated and loyalty, और एब्सोल्युटली। सिस्टम में भी नहीं है ना, ये जो सिस्टम जी। में। अच्छा डॉक्टर खान इसके अलावा हम पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके अलावा हम पाकिस्तान में जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, उसको हम एक अभी एक पीक पे देख रहे हैं। हाल ही में नहीं बल्कि हम देखते हैं लगातार ब्लास्फेमी के केसेस सामने आते हैं, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार दिया जाता है और लगातार इस तरह के तशद्दुद होते हैं, जहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस थाने से निकाल कर लोगों को ले जाकर सरेआम मारकर जला देते हैं। आप के हिसाब से या मैं अगर आपसे पूछूँ कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट या डिसफंक्शनल स्टेट कहना मुनासिब होगा क्या? जिस स्थिति देखिए में अभी पाकिस्तान है? देखिए देर आर फेल्ड स्टेट के जो क्राइटेरिया शुरू में जब वो कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें हुँ, सोमालिया वाज अ वेरी गुड फिट, जहाँ यू देयर इज नो फंक्शनिंग गवर्नमेंट। पाकिस्तान में तो अभी भी फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, बट व्हाट इज अ गुड डिस्क्रिप्शन इज अ फेलिंग स्टेट। It is not fully a failed state, but it is a failing state. लेकिन modern political science में one of the definitions of a state is कि it monopolizes violence inside its borders. और पाकिस्तान में मोनोपोली ऑफ वायलेंस नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। जो बंदा चाहे वो बंदूक लेके निकल जाता है, अटैक्स करने शुरू कर देता है। सो दे हैव दिस प्रॉब्लम कि वो पूरा जो डेवलपमेंट है स्टेट में, इनफैक्ट अगर आप देखें पाकिस्तान में सिवाय पाकिस्तान की मिलिट्री के, पाकिस्तान के सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्टेबल। मैं अभी जनवरी 26 पर एक आई डिड ए शो ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मुझे बड़ी लाइक आई वाज वेरी इम्प्रेस कि तकरीबन कुछ 160 पब्लिक डिस्कशंस डिबेट्स हुए ओवर पीरियड ऑफ 2 इयर्स इंडियन पार्लियामेंट में टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए वो 1950 तक चला गया ना। हालांकि अब ड्राफ्ट वाज डन बाय आई थिंक नवंबर दिसंबर 47। तो
वो सारे 3 साल में पाकिस्तान डिड नॉट इवन टेक वन स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिन्ना की लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। 1962 में उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया 15 साल के बाद। सो इट टेल्स यू के द स्टेट की जो चीजें होती है ना, मैकेनिज्म, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टीट्यूशन, वो सारे के सारे अंडर डेवलप्ड। अगर आप पाकिस्तान की जुडिशियरी में जाके पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, यू विल बी सरप्राइज कि दे कॉन्स्टेंटली फॉलो द इंडियन सिस्टम, मतलब कोर्ट सिस्टम्स वगैरह, बिकॉज इंडिजिनसली दे आर नॉट इवन एबल टू प्रोड्यूस नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो ये चीज है। और जहां तक ब्लास्फेमी का सवाल है, आई एक्चुअली मेरी किताब में आई डिड अ होल केस स्टडी ऑन पाकिस्तान ब्लास्फेमी। इट इज सो अनबिलीवेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ब्लास्फेमी का। ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। ब्लास्फेमी इज नो सच थिंग। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट जो पब्लिक में यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड विलिफिकेशन, कि किसी के बारे में आप गाली दे या इंसल्ट करें। बट वो विलिफिकेशन की कोई सजा नहीं है इन इस्लामिक लॉ। और प्रॉफिट की एग्जांपल्स, पीस बी अपॉन हिम, उनकी हिस्ट्री में बहुत एग्जांपल्स हुए। पीपल हैव वॉक्ड इनटू हिज मॉस्क एंड दे हैव यूरिनेटेड इन द मॉस्क, इस तरह के। तो देयर इज नो सच थिंग इन इस्लामिक प्रेसिडेंट। तो वो लोग, उनमें क्या हो गया है कि नॉट ओनली दे हैव अ टेररिज्म प्रॉब्लम, बट दे हैव एन एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम। पब्लिक में जो कल्चर में जो एक्सेप्टेंस आ गया है दैट मुस्लिम्स कैन, ऑर्डिनरी मुस्लिम्स कैन यूज वायलेंस विच इज जस्टिफाइबल इन द नेम ऑफ इस्लाम। ये वाजिबल कत्ल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, दिस इज नॉट इवन अ शरिया बेस्ड आर्ग्यूमेंट। इसका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे सोसाइटीज में नहीं है जितना पाकिस्तान और इंडिया में, खासतौर से पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। सो दिस जस्टिफिकेशन जो पब्लिक साइके में आ गया है कि ओ दिस ही इज जस्टिफाइड टू किल, और कोई भी मार दे सकता है, दैट इज नॉट, इवन अगर पर्सन हैज कमिटेड ए जस्टिफाइबल ऑफेंस, मतलब जिसमें उसको कैपिटल पनिशमेंट, द स्टेट हैज सपोज टू टेक दैट। तो आप देखें, ये जो बंदे को इन्होंने पंजाब में ड्रैग करके, पुलिस स्टेशन से ड्रैग करके ले जाके मारा है, उसके सारे वीडियोस, अरे अभी तक एक भी बंदा अरेस्ट, खबर सुनी है आपने किसी बंदे को अरेस्ट करते हुए? उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व थे। आई मीन शोज द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, बाहर आके प्रोटेस्ट करती है कि द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, और वो सारे के सारे बंदों को एटलीस्ट मिनिमम अटेम्प्टेड मर्डर पर दे शुड बी चार्ज्ड। जो पब्लिक में क्राउड थे, वो उन्होंने मर्डर तो किया है, दे शुड ऑल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये जो टॉलरेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इसके वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। कंट्री में कोहेरेंस नहीं है, दे शुड नॉट गो। और ये बहुत होने लगा है, ये पब्लिक स्ट्रीट जस्टिस कि अरे हम समझ सकते हैं कि पब्लिक की सेंटिमेंट खराब हो गया इसलिए राइटिंग हो गई या वायलेंस हो गया। नो, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सिविलियन वायलेंस, वरना इट इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ स्टेट। गवर्नमेंट का मकसद ही क्या है? तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, सो दैट इज बिकम वेरी कॉमन। आपका बॉडीगार्ड गवर्नर को शूट कर दिया, लुक, उसको सेंट बना दिया। पता है आपको, उसकी दरगाह बन गई है सलमान मुमताज तासीर अली, जी हाँ, सलमान तासीर की। हाँ, so these kind of things shows कि society में there is a lot of extremism, और वो extremism से, so extremist को terrorist बनने बहुत कम गैप होता है, distance, so there is tolerance। यहाँ पर भी मैं जब टीटीपी की जो पेशावर का टेररिस्ट अटैक हुआ था, आई वाज डिमांडिंग के दे बी कंडेम्ड। तो there were lots of educated doctors and engineers saying कि we understand what they say। I said, how can you understand what they do? मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि आप मस्जिद में जाके you blow up a mosque and you kill 109 people, injure so many, but there are educated people who say that they can understand why the TTP is doing this। तो जब तक ये कल्चर में ये अंडरस्टैंडिंग रही that there is some kind of a sympathy towards violence and extremism, मेरे ख्याल से सोसाइटी में पीस वगैरह नहीं आएगा। और इसके वजह से ना, दे इंडिया में जो इसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इट सेंड्स द इमेज के दिस इज इस्लाम। आई मीन दिस इज पाकिस्तान इस्लाम इज द मोस्ट अन-इस्लामिक इस्लाम ऑन अर्थ। मतलब इफ अगर आपने मैनुअल लिखना है हाउ नॉट टू डू इस्लाम, देन पाकिस्तान की आप मिसाल दे सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया के जो उलमा है, स्कॉलर्स है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, कि दे शुड ऑलवेज मेक श्योर टू से दिस इज अन इस्लामिक, नॉट ओनली कंडेम इट,
but actually give an Islamic argument to say why this is wrong. जब स्पेशली जब ये ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं, वायलेंस कि दे शुड प्रेजेंट एन इस्लामिक आर्ग्यूमेंट, ताकि पब्लिक को तो पता चले कि दिस इज नॉट इस्लाम. इवन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड should learn कि oh, this is not Islam, this is not what we are taught in our sources. जी। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी हाल में हमने देखा कि जमीयत के जो लीडर हैं अरशद मदनी की बात करें, महमूद मदनी की, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि अल्लाह और एक ही हैं और इस्लाम जो है वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ और इस तरह के स्टेटमेंट दिए और ये भी कहा कि मनु जो थे वो अल्लाह को वर्शिप करते थे। तो मैं आपसे एज़ इस्लामिक स्कॉलर ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से आना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दे हैव टू डू इट इन टू वेज. एक इंटरनली ये बातें पहले कर लें बिफोर यू गो एंड ड्रॉप दिस सरप्राइज स्टेटमेंट इन ए मल्टी फेथ और ये, बिकॉज अगर आपको टाइम नहीं मिला टू फुली एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग, देन आपको इंटरनली पीपल विल start collapsing. So for example, हाँ, मैं यहाँ पर एक मस्जिद में we had gone for an interfaith dialogue after 9/11. तो वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा. He was giving a very good talk about how अकबर के जमाने में कुले सुल हो रहा था, and you know how अकबर came up with this interfaith process. So इस्लाम में history है of interfaith and cohabitation. तो वो उनकी तकरीर खत्म हुई और वो इमाम साहब खड़े होके ओ दिस इज ऑल लाइज एंड अकबर वाज काफिर इस तरह के वो फतेह मस्जिद में नहीं थे. पूरा का पूरा एजेंडा वो इंटरफेथ का वो कोलैप्स हो गया था बिकॉज द इमाम वाज नॉट प्रिपेयर्ड with what this professor was going to say, or there is a dichotomy. So I have a feeling कि जब मदनी साहब की जो तकरीर थी, I actually heard clips of it, he might get internal resistance which is already where he's equating Manu to Adam. जब वो कह रहे ना कि आदम यहाँ पर पैदा होता, he meant the first human being which is Manu, and the first human being is definitely did worship. और मैं देखा कि यथुर्वा वेदा में से लोग quotations लगा रहे हैं where Krishna says that yes, I was the only one who existed, so there was only one God to begin with, etc. तो ये तो the philosophy of Hindu ultimately goes back to one divine essence, right? So he's dealing with lesser known aspects of Hindu philosophy. लेकिन Islamic tradition में ये बहुत क्लियर है ना, and even the most orthodox Muslim scholars, strong Wahhabi Salafis will also not disagree that according to Hadith tradition, God sent 124,000 prophets all over the earth. यानी सारी दुनिया में हर community के लिए उनकी जबान में a prophet was sent with the message of God. And कुरान और बाइबल से हमको मुश्किल से 30 names मिलते हैं, उससे ज्यादा. So there are 123,970 unknown prophets. So that gives Muslim scholars a license to embrace holy people from the past. So अगर आप 50-60 साल पहले और 100 साल पहले भी अगर पढ़े, Muslim scholars have recognized Krishna as a prophet of God and Bhagavad Gita as a revealed book like Quran and the Bible. और बुद्धा को भी उन्होंने recognize किया, Confucius को भी recognize, because the teachings are very similar. They are talking of harmony, peace वगैरह. So, but the सवाल ये उठता है, जो अगर मैं बेसिकली खिचड़ी में थोड़ा मजा खराब करने की कोशिश अगर करा, the question is, why didn't Muslims come up with these ideas when they were in power? अगर ये बहुत अच्छा इस्लाम सवाल में, है, बहुत ये अच्छा सवाल है। हाँ, तो अगर अगर ये कुरान में है और ये है कुरान में वर्स 226 सूरत अल-बकरा सेकंड चैप्टर की 62 वर्स देख लें आप, या फिफ्थ चैप्टर की 48 वर्स देख लें. दे आर ऑल ओपन फॉर प्लूरलिज्म. योर लिसनर्स कैन गो बैक एंड लिसन, देख ले, गूगल कर लें उसको आप. बट द क्वेश्चन इज कि जब आप पावर में थे, व्हाई डिडंट औरंगजेब कम आउट एंड से? क्या औरंगजेब को नहीं पता था कि ये आयतें हैं और ये हदीस हमने नए थोड़ी बनाए? जो मदनी साहब पढ़ रहे हैं वो औरंगजेब भी क्यों नहीं पढ़ा? और अगर अगर औरंगजेब नहीं पढ़ा तो फिर व्हाई डोंट वी क्रिटिसाइज औरंगजेब फॉर हिज इग्नोरेंस ऑफ इस्लाम और हिज बायस? देखिए देखिए, सोर्सेस, रिलीजियस सोर्सेस
often are article, जैसा आप नॉस्ट्राडामस के predictions पढ़े, I mean the way they are written, it is impossible to disprove. साइंस में हम कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस आप फ्रेम करते हैं ना, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, इट शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट इट शुड बी एबल टू बी डिस्प्रूव्ड. अगर आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो इट्स नॉट अ हाइपोथेसिस. तो रिलीजियस स्टेटमेंट ऑफन आर रिटन इन सच अ वे कि आप उसके कई भी मतलब निकाल सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल द कुरान सेज ला इकराहा फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन. उसको मुस्लिम स्कॉलर्स, द लिबरल्स विल से देखिए इट मींस सेक्युलरिज्म, कि स्टेट शुड नॉट इम्पोज, हिजाब भी इम्पोज ना करे, शरिया भी इम्पोज ना करे. तो कंजर्वेटिव कमेंट से क्या मतलब, इसका मतलब ये कि हम कोई मर्डरर को पनिश ना करें. And suddenly they start compromising it. So La ikraha fi din will be reduced to saying, okay, we will not forcibly convert people, but otherwise once you become a Muslim, तुम रोजे नहीं रखोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे. The compulsion आ जाता है religion. So what happens जी, is the source is implemented. लोग कहते हैं ना, Christians believe कि human beings have been created in the image of God. मेरा ख्याल है कि उल्टा है. अगर इंसान घटिया हो तो उसका तसव्वुर खुदा का भी घटिया ही होता है. If you are cruel, जी, if you are intolerant, if you are jahil, if you are ignorant, your imagination of God and his teachings will be according to your vision. तो अब एब्सोल्युटली, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो उलमा वगैरह हैं, बिकॉज द ट्रेनिंग इज सो लिमिटेड, और मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज एटलीस्ट 100-200 years old. तो उनकी वो नॉन मॉडर्न जहनियत से जो वो तस्वर करते हैं इस्लाम का और इस्लाम खुदा का, इट इज एनाक्रोनिस्टिक, यानी इस दौर के लिए नहीं है वो, दैट विजन ऑफ इस्लाम, यू नो. तो आई जी, हैव, व्हाट मदनी साहब इज ट्राइंग टू डू इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट हैज टू बी, डेप्थ होनी चाहिए उसमें. There has to be depth. One night will look as if they are, because they are under pressure from RSS and BJP and Hindu nationalism, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं. मैं एक बात बहुत क्लियरली कह देता हूं कि बार बार इंडियन मुस्लिम्स कहते हैं कि वी वांट इंडिया टू बी सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक. देखिए, व्हाई डोंट यू शो इंडिया हाउ टू बी दैट. गांधी ने कहा एब्सोल्युटली, था ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी. तो आई थिंक इंडियन, एब्सोल्युटली, एटलीस्ट इंडियन मुस्लिम, छोड़ दें दूसरे मुसलमानों को दुनिया में, इंडियन मुस्लिम्स इफ दे रियली वैल्यू डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, तो अपनी जिंदगी में बताएं ये तीनों वैल्यूज अपनी सोसाइटीज में आए. एंड व्हेन pluralism and secularism and democracy is violated in other Muslim societies, they should speak up. So you can't say, एब्सोल्युटली। and you इसी से cannot. रिलेटेड जी, जी. इसी से रिलेटेड सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो आपने भारतीय मुसलमानों को लेकर किया। जो अखंड भारत था उसके टूटने के 75 साल बाद भी अगर हम भारतीय मुसलमानों को देखें तो वो मेन स्ट्रीम से आज भी नहीं जुड़ पाए हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाए। कहीं न कहीं मुसलमान भारत में आज भी गेटोज़ में नज़र आते हैं या फिर हम जो पासमानदा मुसलमान हैं, उनके पिछड़ेपन की वजह जानने की कोशिश करें तो क्या जो रिलीजियस और एक पावर एलीट अगर मुसलमानों को कहें, उनके पिछड़ेपन में पसमानदा मुसलमानों के पिछड़े हुए होने की वजह में क्या इन लोगों का कोई हाथ है? कितना वो उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए, अब मैं, क्योंकि मैं इंडिया छोड़ चुका हूँ, आई एम नाउ लिव इन अमेरिका, तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो मैं इन एडवांस अपोलोजाइज करता हूँ इंडियन मुस्लिम्स जो आर सफरिंग. अनफॉर्चुनेटली इंडियन मुस्लिम्स धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के ना घाट के, ना पाकिस्तान के रहे ना इंडिया के रहे. दैट इज द प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम ये है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे. और इस तरफ जो करंट मूड है इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी में, 1946 में आपके दादा के दादा ने ये वोट दिया था फॉर पाकिस्तान, आप यहाँ जग मराने के लिए क्यों? अरे भाई, मुझे क्या पता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में वोट नहीं हुआ था. देयर आर ओनली सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे वोट हुआ था. तो एटलीस्ट साउथ इंडियंस को तो, मुस्लिम्स को तो ना कहें आप ये बात. यूपी वाले ने वोट किए थे, उनसे पूछें जाकर कि वो क्यों नहीं माइग्रेट हुए. सो दैट इज ऑल्सो, बट आस्किंग द करंट जनरेशन, लाइक मी आस्किंग मेरे वाइट स्टूडेंट्स कि रेसिज्म की आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते. इवन इफ दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम रेसिज्म, सम ऑफ देम हैव, उनके बाप दादा अगर पैसे बना के छोड़ के गए. सो ये डिस्कशन जो हो रहे हैं इंडिया में, देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मुस्लिम्स नॉट फुल्ली बिलोंगिंग. लेकिन ये प्रॉब्लम
मुस्लिम्स का ब्रॉडली है कि वो मॉडर्न जो मॉडर्निटी आई है, दे हैव नॉट फुली एम्ब्रेस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी व्हिच इज द नेशन स्टेट एंड द सिटीजनशिप. सो फॉर एग्जांपल, मैंने इंडिया के प्राइम फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने एक हाँ, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, which I wish he had discussed more. He says India is in the process of becoming a nation state from a civilization, which I thought is like a demotion, right? India civilization पे रहे, why is it becoming like a nation state? But for a government, it is more important कि वो nation state हो ताकि national interest define किया जाए, foreign policy वगैरह can be processed. Civilization की आप policy कैसा बना सकते हैं? So I can understand what he's trying to say. So Indian Muslims around the world have had a problem. For example, the Arab world 22 मुल्क हैं. They are constantly struggling with whether you're a Tunisian or an Arab, whether you're a Jordanian or an Arab. तो वो अरब नेशन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट बीइंग एन अरब नेशन, देन व्हाई डू यू टॉक अबाउट उम्मा एंड व्हाई डू यू टॉक अबाउट बीइंग ए जोर्डेनियन? यानी ट्रिपल आइडेंटिटी हो गई ना. मैं जोर्डेनियन भी हूँ, मैं अरब भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ. तो ओआईसी में जाऊं या अरब लीग में जाऊं, तो ये आइडेंटिटी कोहिसिव नहीं है इन द मॉडर्न सेंस. अमेरिकन से पूछे, आई एम एन अमेरिकन, फुल स्टॉप हो जाता है वहां पे. दे मे ऐड हाइफन, आई एम एन अफ्रीकन अमेरिकन, बट एम्फेसिस इज ऑन बीइंग एन अमेरिकन. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट आइडेंटिटी. So Muslims have had some trouble adjusting to the modern law. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहा था, एमएसए की एक मीटिंग थी, तो मैं सोचा ठीक है मैं क्विकली विजिट कर लूंगा. आई मैं एडवाइजर भी हूँ एक एमएसए का. तो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन में वो इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ का लेक्चर दे रहा है इमाम को का. तो मैं वो इमाम साहब को बोला आप पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे, बट ऑल्सो मेक श्योर टू टेल देम दैट सम ऑफ द प्रोविजंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट आर इलीगल इन द यूएस. आप बेटी और बेटे को अलग अलग अगर करें तो वन ऑफ देम कैन गो टू कोर्ट एंड यू विल लूज. सो इट माइट बी बेटर फॉर a practical purpose to teach the Muslim students what the country's law is, which they will live for the rest of their life, than a law that was practiced maybe by the Ottoman Empire or maybe by the Abbasid Caliphate. तो so this is also a problem कि आप किसको रियल लॉ समझते हैं, जिस लॉ के तहत आप जिंदगी गुजार देते हैं, या किस लॉ जो आपके इमेजिनेशन में है, मेरी दीवार पे पीछे किताबों में जो दिख रहा है, दैट इज शरिया वॉल कहता हूं मैं, ये शरिया लॉ है, बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड रियल. तो ये जो इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं ना मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान लिव इन दिस इमेजिनरी इस्लामिक वर्ल्ड that interferes with their capacity to live in the current world. और ये दिस इज वेयर द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कम इन. दे हैव टू टेल देम भाई ठीक है, तुम जब ख्वाब में जब सो जाते हो तो जब तुम औरंगजेब के मुगल एम्पायर में रहो, लेकिन जब सुबह उठ जाते हो देन यू नो यू आर लिविंग इन इंडिया एज इट इज टुडे. फॉलो द लॉज, फॉलो द रूल्स. तो इसमें द एलीट की प्रॉब्लम है. और ये जो पसमानदा का जो मसला निकला है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. It is, I think, more exaggerated than it really is. For example, अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो हम मस्जिद के इमाम के कास्ट तो नहीं पूछते ना. आप यहाँ पे आ जाए अमेरिका में, कोई भी बंदा अगर, the only problem is if his pronunciation of the Arabic text is problematic, then we will object. So we pray behind कभी black, कभी white, कभी brown. We pray behind everybody, which is not the case say in temples where caste is enforced very strictly. बट शादियों के मामले में ये बात तो आ जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल आई हर्ड ऑल द टाइम के अरे तुम्हारी माँ तो शेख है, तुम्हारे बाप पठान है. लाइक आई नेवर अंडरस्टूड लाइक व्हाई दैट वाज एन इशू, बट दैट मैरिज डिड हैपन. सो आई थिंक कि जहाँ के मैरिज का सवाल है, दिस थिंग कम्स अप क्वाइट अ बिट, but I'm not sure whether it comes up as an issue in practice of faith. तो फॉर एग्जाम्पल एडमिशंस या इमाम के लिए या इस तरह से caste is not a big issue. I think what is more telling in the Muslim society in India mein is the class issue. Class is more problematic than caste. तो ये जो शेख पठान ये वो जो इश्यूज बने हैं, आई थिंक इट इज मोर गॉट टू डू विद कास्ट. क्योंकि अगर पठान के पास पैसे है तो शेख भी दे देती है, बेटी सैयद भी अपनी बेटी दे देते हैं. I did hear from some Pakistanis ke in Pakistan the Sayyids prefer to marry their daughters and their sons to Sayyids who might be Shia if they are Sunni, but not marry outside the Sayyids. But those are marriage में वो बहुत आ जाता है.
because there has been a tradition in the past to marry people from your tribe because you would know them, rather than हुँ। marrying people from other villages and other tribes who might be strangers. तो ये जो अपने लोगों में शादी करें kind of translated into what may become a form of caste system in India. अ, जी, बिल्कुल आपने सही कहा और आपने जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे आपने उसका बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ जुड़े और पहली बार आप आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ आते रहेंगे और अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय देंगे। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद।